हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल्स है, वो करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इस चैप्टर में से अब बहुत कॉम्प्लेक्स सा रिजल्ट सा न्यूमेरिकल नहीं आएगा। इसमें से आता है फैक्ट बेस्ड, ग्राफ बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो वो भी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। और किस टाइप का क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जा सकता है, जो कि एक्चुअली न्यूमेरिकल नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल कैटेगरी में आएगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा दूंगा। तो कुछ भी नहीं करना है आपको। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी जा रही है, वहां से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर लेना। चैप्टर 3 न्यूमेरिकल के नाम से आपको मिल जाएंगे। देखो, तो सबसे पहले आपको समझना है कि भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल आते हैं एक, दूसरा किरचॉफ लॉ पे न्यूमेरिकल आते हैं दो, तीसरा व्हीटस्टोन ब्रिज पे न्यूमेरिकल आते हैं तीन, चौथा आते हैं जो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई चेंज हो गया, ग्राफ वगैरह जो है पूछ लिया गया, किसका स्लोप ज्यादा है, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, इस तरीके से किसका टेम्परेचर ज्यादा है। और पांचवा जो है आई स्क्वायर आर टी पर बेस्ड में जो है न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लो, जो जो बातें आपको बता रहा हूं एकदम काम की नहीं, बहुत ज्यादा काम की है। देखो, सबसे पहले आप ये समझ लो, जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है वायर की। लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाती है कंडक्टर वाले केस में। ठीक है, ये शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा, क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि एक नंबर में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि एक थिक कॉपर वायर है, हमने इसको खींच के बड़ा कर दिया और एक थिन कॉपर वायर बना दिया, तो ये बताओ कि इसकी रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आ गया। तो आंसर है कि भाई पहले भी कॉपर था, अभी भी कॉपर है, मटेरियल सेम है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी इसकी सेम रहेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है अगला, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। नाउ अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपके पास एक वायर है, खींच के आपने इसको दो गुना बड़ा कर दिया, स्ट्रेच करके दो गुना बड़ा कर दिया, तो याद रखेंगे कि स्ट्रेच खींच के किसी वायर को बड़ा करोगे तो जितना गुना बड़ा करते हैं उसके स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। दो गुना खींचा है तो चार गुना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, चार गुना खींचा है तो 16 गुना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, पांच गुना खींचा है तो 25 गुना बढ़ जाएगी, तीन गुना वायर को खींच के लंबा कर दिया तो 9 गुना रेजिस्टेंस, यानी 3 के स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। n टाइम्स खींचा है तो n स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेकिन रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। ठीक है ना। अब देखो, तो अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना। जैसे मान के चलो एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला वायर है। ठीक है, आप पूछेंगे, चार ऑप्शन दे देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको ऑप्शन दे देंगे भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और उसके बाद एक आध दो ऑप्शन आपको और दे दिए, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी सेम रहने वाली है, रेजिस्टेंस, या फिर आपको दे करंट डेंसिटी, करंट। तो याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला जो भी वायर होगा उसमें जितना इनपुट करंट जाएगा उतना ही आउटपुट करंट जो है हमें मिलेगा। तो ओनली करंट जो है इस पूरी प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। अब रेजिस्टिविटी मतलब टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है, ये सारी चीज समझ लो। ये ऊपर कंडक्टर नीचे अलाउ, नीचे सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिया हुआ है। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी कंडक्टर की बढ़ जाती है, कोलिजन बढ़ जाता है, कोलिजन बढ़ता है, जल्दी जल्दी कोलिजन होता है तो रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल पाता, तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, जिससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे घट जाती है और करंट भी घट जाता है। अलॉय वाले केस में रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत हाई होती है, लेकिन फिर भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी अलॉय की बढ़ जाती है, लेकिन थोड़ी सी वैल्यू बढ़ती है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी घटती है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है, ग्राफ में बताएंगे रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। ये इस तरह ग्राफ बनेगा कंडक्टर के लिए। यहां पर क्या बता रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जल्दी जल्दी रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। यहां पर बता रहे हैं कि रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत हाई है, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टिविटी थोड़ी थोड़ी वैल्यू से बढ़ेगी। ठीक है, और रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट और सेमीकंडक्टर केस में जो है ये इनवर्स होते हैं, तो ये इस तरह से आपको हाइपरबोला जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये जो ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वीआई ग्राफ रेजिस्टेंस को बताता है और आईवी ग्राफ का स्लोप भी जो है वो रेजिस्टेंस को बताता है, लेकिन ध्यान रखेंगे अगर स्लोप ज्यादा है वीआई ग्राफ में तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगी। आईवी ग्राफ में क्या है, स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे आपको ये बता रहा हूं, जैसे ये ए है, ये कौन सा ग्राफ है, वीआई ग्राफ, ये ए है और ये बी है। देखो, तो बी का स्लोप ज्यादा है, स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप बी का ज्यादा है। ठीक है, किसके, स्लोप ए के स्लोप से। ठीक है, ए के स्लोप से। तो याद रखना वीआई ग्राफ में स्लोप ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, तो स्लोप बी का जो है ज्यादा है तो बी की रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। ठीक है, और याद रखिए अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर भी बी का ज्यादा होगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये बताओ ये T1 है और ये T2 है, तो बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो वीआई ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। ठीक है, अब देखो आईवी ग्राफ में क्या है, आईवी ग्राफ में किसका स्लोप ज्यादा है, आईवी ग्राफ में स्लोप ज्यादा है बी का। ठीक है, और स्लोप कम किसका है, स्लोप कम है ए का। तो याद रखना आईवी ग्राफ में उल्टा है, तो रेजिस्टेंस बी की छोटी होगी और ए की रेजिस्टेंस जो है
बड़ी होगी। ठीक, तो टेम्परेचर बी का छोटा हुआ क्योंकि रेजिस्टेंस छोटी है, तो टेम्परेचर ए का बड़ा हो जाएगा। क्लियर? तो ये वाले केस में T1 T2 दे दिया, तो बता देना कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन ग्राफ पर पूछा जाता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर रेजिस्टेंस जो है, अगर रेजिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव कहां है, तो पहली चीज ये समझ लो कि ये जो ग्राफ जो होता है ना, ऐसा वाला ग्राफ कहीं भी आपको मिल जाए, ये आई दिखा दिया, ये बी दिखा दिया, ऐसा वाला ग्राफ कहीं आपको मिल जाए तो गैलियम आर्सेनाइड ग्राफ है, जो कि एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है पॉजिटिव नेगेटिव जो है, बताओ कि पॉजिटिव और रेजिस्टेंस किस पॉइंट पे, नेगेटिव रेजिस्टेंस किस पॉइंट पे है। तो जहां पे स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी 90 डिग्री से छोटा स्लोप बन रहा है, वहां पे रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, और जहां पे स्लोप 90 डिग्री से बड़ा है, वहां पे रेजिस्टेंस नेगेटिव है। कैसे पता करते हैं? इसे मान के चलो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मुझे रेजिस्टेंस पता करना है, तो यहां से टच करती हुई लाइन एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये 90 डिग्री छोटा पॉइंट बन रहा है, तो इस पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस है वो कैसी है? ये पॉजिटिव है। अब मान के चलो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और इस पॉइंट पे क्या है कि भाई स्लोप जो है 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस कैसी है? नेगेटिव है। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, स्लोप जो है ये 0 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे 0 है। बस टाइप का क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बहुत ज्यादा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आपको मिल रहा है यहाँ पर न्यूमेरिकल। आगे देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज अब काफी पूछा जाता है। आप समझते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इस पर बेस तो न्यूमेरिकल आना ही आना है, चांसेस काफी ज्यादा है। व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंसेस का एक कॉम्बिनेशन है, या कहूं अरेंजमेंट है, जो कि क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में होती है, जिसमें एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अननोन होती है, जिसको हमें फाइंड आउट करना होता है। पांचवी जो रेजिस्टेंस होती है, ये 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टिंग रेजिस्टेंस होती है, जो कि जिसको हम गैल्वानोमीटर भी बोल देते हैं ऑल्दो, लेकिन पांचवी रेजिस्टेंस आप ये मान लो कि इसका काम होता है 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करना। ठीक है, आप ये समझ लें, अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए तो एक बार चेक कर लेना क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये आसान है, और अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो उसको दूसरे तरीके से करना होता है, खोल के इसको दूसरे तरीके से जोड़ के किरचॉफ लॉ फिर वहां लगाते हैं, वो भी हम अभी इस वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलो कि ये हमारे पास कॉम्बिनेशन दिया गया, अपन ने जो काउंट कर ली 1 2 3 4 5, 5 रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि भाई यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज की जो है कंडीशन बन जाए, तो हमने देखो क्या नाम दिया, ABCD, ये 4 पॉइंट इस तरीके से मार्क कर लिए। ठीक है, क्योंकि अपन को पता है किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो हमने इस तरीके से जो है अरेंज कर लिए। अब देखो A और B के बीच में कितनी रेजिस्टेंस जितनी है वो वहां पे लिख दिया 1 ओम की। ठीक है, अब ये देखो बी और डी के बीच में कितनी रेजिस्टेंस, बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 5 ओम की। देखना सी और डी के बीच में कितनी रेजिस्टेंस है, एक ही रेजिस्टेंस है। इसके बाद देखो बी और सी के बीच में कितनी रेजिस्टेंस, तो जैसे जैसे बना है वैसे वैसे यहां बना लिया। ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 2 ओम की, ये बना लिया। ठीक है, अब देखो ए और सी इस तरीके से कनेक्टेड है, तो ये हमने बना लिया। बताओ, ये एक कॉम्बिनेशन अपने पास बन गया। अब यहां पर क्या है, चलो ये साफ साफ आपको यहां देखने को मिल गया, ये बना दिया, इसी को मैंने ऐसे बना दिया। अब यहां पर क्या है, मैंने नाम दे दिए। देखना, जैसे देखो ये ऐसे कनेक्टेड है, 4 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब करंट आ रहा है इसमें से आई, ये करंट 2 पार्ट में बट गया, I1 और I2, I1 I2। तो I1 जिन जिन में जा रहा है उसमें PQ नाम दे दिया, I2 जिन में जा रहा है उसमें मैंने ये क्या नाम दे दिया, ये देखो इसमें से इसमें जाएगा तो ये मैंने 24 नाम दे दिया, सॉरी RS नाम दे दिया। ऊपर वाले PQ, नीचे वाले रेजिस्टेंस RS। ठीक है, PQ RS हो गया। अब अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो यहां पर P/Q इज इक्वल टू R/S, दोनों की वैल्यू सेम निकल के आएगी। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है, P/Q इज इक्वल टू R/S, मतलब P/Q का रेशियो निकालेंगे तो ये R/S के बराबर अगर आ गया तो इसका मतलब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड है, आसानी से हो जाएगा। और अगर ये बराबर नहीं आया तो किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसके लिए बच्चों। ठीक है, तो देखो अभी हमने क्या किया, P/Q इज इक्वल टू R/S चेक करेंगे, तो हमने क्या किया, P/Q 1/2, R/S 2/4, यहां पे चेक किया तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। और जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो उसकी खासियत ये है कि ये जो कनेक्टिंग लाइन आप देख रहे हो ये 5 ओम वाली, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये फेक है, ये फर्जी है, जाली है, डराने के लिए दी हुई है। तो अपन इसको हटा देंगे और बीच में से अपन ने गायब कर दिया। तो देखो जो करंट यहां पे जा रहा था, जो करंट इसमें फ्लो होगा वही करंट इसमें फ्लो होगा, तो 1 और 2 सीरीज में, जो करंट इसमें फ्लो होगा वही करंट इसमें फ्लो होगा, तो 2 और 4 भी सीरीज में, 1
1-2 सीरीज में जोड़ा 3 आ गया, 2-4 सीरीज में जोड़ा 6 आ गया। ये दोनों खुद पैरेलल में ये कनेक्ट कर दिया, दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम। 4 वोल्ट इसमें जो है बैटरी लगी हुई है। करंट पूछा गया था क्वेश्चन में, जो कि मैंने यहां नहीं लिखा, करंट पूछा गया था तो करंट हमने निकाल दिया V/R से। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं कि देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है ना, ये भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन पहले अपन को एक बार इसको कंफर्म करना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब देखो ये इसमें क्या दिया है, बस 5 रेजिस्टेंसेस दिए हैं और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल X। आपको इस कैपिटल X की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। व्हीटस्टोन ब्रिज अपन की जो बैलेंस कंडीशन है वो अपन चेक नहीं कर सकते, क्यों? P/Q इज इक्वल टू R/S करेंगे तो इसकी वैल्यू तो अपन को नहीं पता ना कि ये क्या है, तो X है नहीं पता। तो हमने आगे क्या पढ़ा कि भाई व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंस 5 ओम, तो कहा जा रहा है कि इस 5 ओम वाली रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं होता है तब। तो याद रखिए कि इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस फेक है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यहां से वेरीफाई हो गया कि सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन है। तो लेट्स से अगर मैंने यहां पे नाम दे दिया, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया C और ये पॉइंट हो गया D। करंट देखो यहां से आ रहा है, लेट्स से इसमें ये बट गया, ये हो गया I1, ये हो गया I2। अब आप जैसे मान लो कि अगर मैं इसको नाम देता हूं, लेट्स से कि ये हो गया मेरे पास P, इसको मैं नाम दे दिया Q, ये हो गया R, इसको मैं नाम दे दिया S। जब इसमें कहा है ना कि व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द 5 ओम ब्रांच, इसका मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। तो P/Q इज इक्वल टू R/S आपने यहां पे लगा दिया। P/Q करोगे तो X/18 कर दो, X/18 इज इक्वल टू R/S करा दो, 2/6 कर दो। ठीक है, अब यहां पर आप ये देखो, आप यहां पर ये देखो कि P/Q इज इक्वल टू R/S आपने करा, तो अगर मैं यहां पर ये चेक करूं कि इसमें वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, तो X की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी 6 ओम। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये आपने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन से इसको सॉल्व कर दिया। इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है। अब देखो अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स है, अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स है, यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप इसको सॉल्व करेंगे किरचॉफ लॉ लगा के। किरचॉफ लॉ लगा के किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, सर्किट में करंट वगैरह आसानी से निकाल सकते हैं। किरचॉफ लॉ के लिए बस आपको समझना है किरचॉफ लॉ एक्चुअल में क्या क्या कहता है। किरचॉफ का करंट लॉ जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है पूछा जाता है। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। किरचॉफ के वोल्टेज लॉ पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल पूछा जाता है। देखो आप समझ लो, ये मेरे पास रेजिस्टेंस लगी हुई है सर्किट में और ये एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ध्यान से देखो, बैटरी कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखना। करंट जो है मान लेते हैं कि इसमें इस तरीके से फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है I, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, और ये नाम दे देता हूं A B C D। तो याद रखिए कि इसमें क्या है कि किसी भी जब हम क्लोज लूप की बात करेंगे, जैसे A B C D A से A तक आए, लूप पूरा हो, किसी भी क्लोज लूप में सभी पोटेंशियल डिफरेंस में जितना भी चेंज हुआ है वो चेंज कितना होता है? 0। एक पूरे लूप में पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज कितना निकल के आता है? 0। तो जैसे मान के चलो आप कभी भी आप किसी भी लूप में जब जाते हैं तो याद रखो, जब आप A से B तक गए, करंट के रास्ते में जब जब कोई भी रुकावट आएगी, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या फिर बैटरी, हमेशा पोटेंशियल चेंज होगा। तो जब आप A से B तक जाएंगे तो देखो पहले बैटरी के रास्ते में नेगेटिव पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर आप गए, बढ़त हो रही है, लोअर से हायर की ओर गए आप गए, बढ़त हो रही है, तो आप पॉजिटिव साइन लेंगे। लेट्स से इसका पोटेंशियल कितना है? V, तो आप यहां पे लिख देंगे V। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, B से C तक गए, कुछ नहीं है रास्ते में, कुछ नहीं लिखा। C से D तक गए, रास्ते में क्या आया? करंट आया। ठीक है, करंट सॉरी रास्ते में क्या है? रेजिस्टेंस। कितनी रेजिस्टेंस? R1। R1 में कितना करंट फ्लो? I। करंट की डायरेक्शन और अगर मेरी डायरेक्शन चलने की सेम है तो माइनस साइन लगा दूंगा। ये मैं नए तरीके से आपको बता रहा हूं, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में हो सकता है कि उल्टा बताया हो, वो भी सही है, ये भी ठीक है। ठीक है ना, अभी देखो कि D से जब आप A तक जाओगे, D से जब आप A तक जाओगे तो करंट जो है ये कितना है भाई? करंट कितना है? I सेम, और रेजिस्टेंस कितनी है? R2। मेरी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है तो मैं माइनस साइन ले लूंगा, यहां पे 0 लगा दूंगा। I को एक साइड कर दूंगा, V को एक साइड कर दूंगा, इसको सॉल्व कर सकता हूं। अगर जो गिवन वैल्यूज मुझे दी होंगी तो आंसर निकल के आ जाएगा। बस ये तरीका आपको अपनाना है। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इस 4 ओम वाली रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मान के चलो इस क्वेश्चन में तो आपको यहां पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, लेकिन अगर नहीं दिया होता तो क्या करते? तो देखो मैं आपको समझाता हूं उसमें। तो आप क्या करते, जैसे मान के चलो आपको दे दिया कि ये मेरे पास एक
ये बैटरी वैटरी लगा के दे दी और उसमें ये नहीं दिया कि कितना करंट किस में है, ठीक है। तो हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन खुद से करेंगे बच्चों। देखो तो जैसे मान के चलो, बस एक नियम याद रखना, ये बैटरी E1 है, ठीक है, इसका E1 है, तो उसमें से करंट आ रहा है कितना I1, जितना करंट इसमें से बाहर निकल रहा है उतना ही करंट वापस में घुस जाएगा, जितना करंट इसमें से निकल रहा है उतना ही करंट वापस से इसमें घुस जाएगा, ठीक है। बस अब देखो I1 ऊपर से आया, I2 नीचे से आया, तो इसमें कितना करंट जाएगा I1 प्लस I2, क्लियर। अब यहां से करंट जा रहा है वापस इसमें I1, इसमें वापस I2, बस ये चीज याद रखेंगे। हमने दो लूप सिलेक्ट कर लिए। पहले तो देखो मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसका मतलब है I1 I2 की वैल्यू पता होना चाहिए मुझे, है ना, तभी तो करंट इनटू रेजिस्टेंस करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे I1 और I2 की वैल्यू पता करनी है। तो I1 I2 की वैल्यू पता करने के लिए हमें दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, देन जो है अपन उसको आगे करेंगे। तो हमने क्या किया, कोई भी लूप सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि AEFCA लूप सिलेक्ट कर लिया और इस लूप में मैं इस डायरेक्शन में वर्क करने वाला हूं, ठीक है। तो A से E तक गया, A से E तक रास्ते में कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखा। E से F तक गया तो रास्ते में रेजिस्टेंस आई कितनी, 4 ओम की, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस लिखा। मेरी डायरेक्शन भी E से F है, करंट की डायरेक्शन भी E से F है, माइनस साइन लगाया, ठीक है। इसके बाद आप ये देखो, इसके बाद आप यहां पर ये देखो, ये कुछ चेंज होगा, अभी अपन चेंज करते हैं। इसके बाद आप यहां देखो कि F से C तक गए, कुछ नहीं है रास्ते में, कुछ नहीं लिखा। C2A जाएंगे, C2A करंट भी जा रहा है C2A, तो देखो रेजिस्टेंस कितनी है 2, करंट कितना है I1, तो सेम डायरेक्शन में, तो माइनस साइन लगाया, 2I1 हो गया, ठीक है। अभी आप यहां पर देखें, आगे आगे देखो जरा, आगे बढ़े, बैटरी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर करंट जा रहा है, ठीक है, बैटरी के आर पार जा रहा है, पहले माइनस से प्लस, तो यहाँ पे क्या साइन लगाया, प्लस साइन, और ये आ गया 0, ठीक है। आगे देखो, इसको अपन ने सॉल्व करा, ओपन किया, तो ये 2I1 की जगह कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, ये 6I1 ऐड करने के बाद ये यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अभी हम बात करेंगे ये वाले लूप में। अब जब मैं ये वाले लूप में, नीचे वाले लूप में बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे लिख दिया EFDBA, तो जब मैं E से F तक गया तो रास्ते में करंट इंटू रेजिस्टेंस कितनी है 4, करंट कितना है इसमें I1 प्लस I2, मेरी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस साइन लगाया, प्लस में क्या ले लिया, देखो अब यहां से F से D तक गया, कुछ नहीं लिखा, यहां पर कुछ नहीं लिखा, D से B तक आया तो पोटेंशियल डिफरेंस, देखो D से B तक आया तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर ट्रैवल कर रहा हूं, तो प्लस का 6 लगाया, इक्वल टू में क्या लिख दिया 0, ठीक है, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 0। यहां से इक्वेशन बना ली, I1 I2 को सॉल्व कर लिया, वैल्यूज आप निकाल लेना, ये वैल्यूज निकाल लेना। क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, क्वेश्चन में जो पूछा है अक्रॉस 4 ओम ये पूछा है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला V इज इक्वल टू करंट कितना I1 प्लस I2, ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी है 4 ओम। तो जो भी वैल्यू आए कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना मैंने आपको बता दिया है, और मैं आपको बता दूं बहुत कॉम्प्लेक्स भयंकर रिजिड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जिसमें बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई मेनली फोकस कर रही है कॉन्सेप्ट बच्चों के जो है अच्छे होना चाहिए, ठीक। आगे हम बढ़ जाएंगे। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई ये बता दो कि करंट जो है सर्किट में कितना जो है आ रहा है, या पावर कितनी जो है सर्किट में कंज्यूम हो रही है। तो देखो ये कॉम्बिनेशन या इस टाइप के कॉम्बिनेशन जो है बार बार रिपीटेड है और बार बार ऐसे ही एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। तो अगर एग्जाम से पहले थोड़ी देर पहले मुझे समझना है तो मैं इसके पीछे का रीजन आपको नहीं बताऊंगा, सीधी सीधी बात बताऊंगा कि अगर ऐसा आ जाए तो समझ लेना कि ऊपर नीचे वाले पैरेलल में और ये अलग ही जो है अपने में लगे हुए हैं। देखो ये समझ लेना कि ऊपर और नीचे वाले ये आर और आर है, ये दोनों पैरेलल में ये दोनों हैं, फिर ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में, ये ऐसे कॉम्बिनेशन हो गया। देखो आर आर ऊपर नीचे ऐसे लिखे हैं, ये r/2 हो गए, ठीक है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में घट जाएगा, ठीक। तीनों को ये r/2 जुड़ के r बन जाएगा। इन तीनों को सॉल्व करेंगे कितना निकल के आएगा, ये नेट रेजिस्टेंस जो भी निकल के आएगी एक बार आप इसको फाइंड आउट कर लेना। इन तीनों को आप सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा r/3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी r/3, ठीक है। और नेट रेजिस्टेंस देखो ये सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल r भी लगी हुई है, तो r/3 प्लस r कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3r और ये 4r/3 हो जाएगा ये मेरे पास, ठीक है। तो आपको समझना ये हो गया नेट रेजिस्टेंस। अब आपको इसमें क्या निकालने से पावर निकालना, तो पावर का फॉर्मूला I R
आई स्क्वायर आर लगा लो, आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब देखो, अब मैं आपको बताऊं कि एक और टाइप का जो क्वेश्चन है वो फेमस है, उसमें छोटे छोटे वेरिएशन के साथ पूछ लिया जाता है आई स्क्वायर आर टी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हीट के फॉर्म में कंज्यूम हो रही है उसको आपको निकालना है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है जरा एक बार चेक कर लेना। काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे कहां फंसते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। उस चीज के लिए आप मुझे एक बार सुन लेना। जैसे एक्चुअल में क्या होता है, आपसे कहा जा रहा है बच्चे फंसते कहां हैं उसके लिए सुनना जरूर आप 2 मिनट। और देखो, आपसे कहा जा रहा है कांस्टेंट वोल्टेज एक वायर के दोनों एंड्स पे प्रोवाइड कराया जा रहा है जिससे हीटिंग हो रही है एच। क्लियर, ये हीटिंग एच हो रही है अगर कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराया जा रहा है इस वायर में। ठीक है, आगे कहा जा रहा है इफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल है मतलब रेजिस्टिविटी सेम है, रो की वैल्यू सेम है, सेम मटेरियल से हमें ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब अगर आपने इस वायर की रेडियस को डबल कर दिया, देखो रेडियस को अगर आप डबल कर दोगे तो एरिया बढ़ जाएगा। ठीक, और आपने लेंथ को कितना कर दिया, ट्वाइस कर दिया। तो अब आपको ये बताना है कि हीटिंग जो है ओरिजिनल वायर के कंपैरिजन में कितनी हो गई, आधी हो गई, सेम रहेगी, 4 गुना या 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे गलतियां करते हैं कि फॉर्मूला लगाते हैं आई स्क्वायर आर टी। अब उनको लगता है कि रेजिस्टेंस डबल हो गई, लेंथ जो है डबल हो गई, तो इससे नई रेजिस्टेंस जो है कुछ और हो जाएगी, और वो जो नई रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं और फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो आंसर उनका हो जाता है गलत। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि बच्चों अगर रेजिस्टेंस बदलती है तो करंट भी तो बदलेगा, और करंट बदलेगा तो बदला हुआ करंट भी आपको निकालना है। तो जैसे पिछले वाले केस में, ओरिजिनल केस में जो हीटिंग हुई दैट इज आई स्क्वायर आर टी, तो अभी जो हीटिंग होगी वो क्या होगी? अब टाइम तो दोनों में सेम बताया है, या फिर टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा तो हम भाई सेम मानेंगे। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या, आई स्क्वायर आर टी की जगह आई डैश स्क्वायर आर डैश टी। बच्चे आई डैश नहीं निकालते हैं और गलत कर जाते हैं। तो पहले हम निकालते हैं आर डैश। आर डैश कैसे निकाला? देखो R इज इक्वल टू रो एल बाय होता है, तो नई रेजिस्टेंस क्या है? रो, रेजिस्टिविटी सेम है, सेम मटेरियल है, नई लेंथ अपॉन नया एरिया, एल डैश बाय ए डैश। एल डैश कितना है भाई? 2 टाइम्स ये लिखा है। ठीक, ए डैश कितना है? ए डैश, अब ए पुराना कितना था? पाई आर स्क्वायर, अब कितना हो जाएगा? पाई आर डैश का स्क्वायर, तो ये इतना निकल के आ गया। तो अगर हमने न्यू रेजिस्टेंस निकाली तो आर बाई 2 निकल के आ गई। कितनी निकल के आई? आर बाई 2। अब नया करंट भी निकालो। करंट का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो न्यू करंट पोटेंशियल डिफरेंस वी ही था, रेजिस्टेंस कितनी नई? आर डैश। तो हमने निकाला नया करंट हो गया 2i। कितना हो गया? 2i। अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। देखो जरा कितना, h डैश इज इक्वल टू आई डैश स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा? 2i का स्क्वायर। ठीक है, r डैश की जगह कितना हो जाएगा? r बाई 2, t की जगह t। तो h डैश आप निकालेंगे तो ये आएगा 2i स्क्वायर आर टी। तो h डैश इज इक्वल टू ये 2h, ये हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा? 2h। i डैश इज इक्वल टू 2h। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। बताओ बच्चों, ध्यान रखेंगे आप? ठीक है, चलिए अभी ये अपन ने इतना कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक और चीज इसमें काफी ज्यादा पूछी जाती है, वो समझ लो एक बार। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है? बताओ। अगर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर जो टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाएगी। अगर आपने सेल्स के बीच में जो इलेक्ट्रोड लगी होती है उनकी डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा कोलिजन होगा उस केस में। ठीक है, देखो तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ईएमएफ अपॉन वी माइनस 1। ये जो है एक रिलेशन डेरिवेशन फॉर्म में आता है, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, अच्छा देखो, अगर शॉर्ट सर्किट का केस बनता है, देखो पहली चीज, सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आता है। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ और है तो कुछ और लिख देंगे। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू कैपिटल ई बाय आर प्लस आर होता है। अब देखो हमेशा याद रखो, मैक्सिमम करंट कब मिलेगा? जब बाहर वाली जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो कम से कम होगी। और कितने कम हो सकती है? 0 से कम तो नहीं हो सकती। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाती है तो ऐसा केस शॉर्ट सर्किट वाला होता है और मैक्सिमम करंट वाला केस ये बनता है। तो मैक्सिमम करंट वाली सिचुएशन का फॉर्मूला है ई बाय आर। कितना? ई बाय आर। बस आप इसका जो है फोटो खींच लो, आगे बढ़ेंगे। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपके पास 12 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई, 0.4 ओम इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो
मैक्सिमम करंट कितना जो है एक बैटरी से लिया जा सकता है फॉर्मूला। तो मैक्सिमम करंट की सिचुएशन है या शॉर्ट सर्किट वाली सिचुएशन है तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, फॉर्मूले से जो है अपन निकालेंगे 30 ओम आंसर निकल के आ जाएगा और इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपसे ग्राफ के फॉर्म में इस तरीके से पूछ लिया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा ये पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इनको बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर से कर लेना। आपने इतना कर लिया, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न में फंस जाए। ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया ग्राफ के फॉर्म में, अब आपसे कह रहा है कि इसमें आप निकालो इंटरनल रेजिस्टेंस। अपन तो हक्के बक्के हो जाएंगे भाई, इसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब करंट जो है अपन को कुछ नहीं दिया, बस एक ग्राफ दे दिया, तो जब करंट 0 होता है ऐसे केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता है। तो जो आप देख रहे हैं कि जब करंट की वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ। ठीक है, तो 0 एम्पियर पे जो भी वोल्टेज होता है वो ईएमएफ कहलाता है। तो ये हो गया 5.6। ठीक है, अब आप यहां पर ये देखो कि जब करंट की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, तो पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज कितना है 0। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना है 0। तो आप यहां पर क्या पुट करेंगे, आप यहां पर पुट करेंगे E इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू V प्लस IR। तो जब मैं करंट की वैल्यू 2 एम्पियर ले रहा हूं तो V की वैल्यू मैं कितनी लूंगा 0 लूंगा। ठीक है, तो अब मैं अगर यहां पर वैल्यूज पुट करूंगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां पर निकल के आ जाएगी। ये बात आप याद रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहां पर एक चीज भी याद रख लो कि इस टाइप का ये जो V वर्सेस I ग्राफ का जो स्लोप होगा ये आपको इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। तो बस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा और एग्जाम टाइम पे बस आप इतना ही कर सकते हैं। और ये भी उम्मीद करूंगा जल्दी हम मिलते रहेंगे। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू गाइस।